मैं हूं पारस जहांजेब। धौंस, धमकी, धांधली, इंतकाम, धोखा, फ्रॉड और कानून के साथ संगीन मजाक। आमतौर पे ना ये सब कुछ हमारे मुल्क में सियासी मुखालफीन के साथ तो होता आया है और बदकिस्मती से आइंदा भी कुछ अच्छे की तवक्को ना वो कम ही है। मगर गुज़िश्ता 2 दिन में मौजूदा हुकूमत ने जिस मक्कारी, ढिठाई और खुली बेशर्मी का मुजाहरा किया है तो इसकी मिसाल हालिया तारीख में ज़रा कम ही देखने को मिलेगी आपको। गज़ब खुदा का कि एक तो गलत काम किया और ऊपर से इसकी ऐसी ऐसी भोंडी तावीलें पेश की गई कि अल हफीज़ अल अमान। लेकिन अब बात सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रही ना, अब मामला सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का है। जिस तरह हुकूमत ने सफ़ेद झूठ और तजादात के पीछे छुपकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रौंदा है, तो सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म आसानी के साथ इससे बचकर निकल सकते हैं? क्योंकि देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वाज़े अहकामात की हुक्म अदूली हुई है। अब एक तो ये कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया और फिर पिम्स में जो मेडिकल बोर्ड बिठाया गया उसमें इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनको नहीं बिठाया गया, जिनको तो पता है ना कि चकमा देके वो शिफा हॉस्पिटल में बिठाए रखा और उधर पिम्स में रस्मी चेकअप करके इमरान खान को बाहर से अडियाला जेल वापस पहुंचा दिया गया। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो जमा करवा दी गई है। अदालत से ये इस्तदा भी की गई है कि हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। अच्छा, अहम बात यह है कि इस दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया गया और एक अहम बात यह भी है कि इमरान खान के केस का फैसला करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच वो अगले हफ्ते दस्तयाब नहीं होगा। लिहाजा फिर देखना यह है कि ये जो मामला है ये 17 सितंबर यानी कि अगली पेशी तक जाएगा या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट किसी और बेंच के सामने ये केस रख सकते हैं, फिर जिससे ये खदशा भी है कि आने वाले फैसले की मुख्तलिफ तशरीहात हो सकती हैं, जो कि आप पहले ही जानते हैं कि इस हुकूमत की ख्वाहिश भी है। क्योंकि कहा यह जाता है कि हुकूमत के तमाम कैलकुलेशंस करके और पहले से वेल थॉट आउट प्लान के तहत इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल लेकर नहीं गई। तो अब ये क्या मंसूबा है, तो इसकी अहम जुज़ियात और हुकूमती तावीलात पे ना व्लॉग में मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया जो एलामिया है उसका ज़रा जायज़ा लेते हैं, जो आज सुबह ही जारी किया गया है, जिसमें एक बारीक वारदात डाली गई है। चलिए ज़रा इस बारीक वारदात को समझने के लिए मैं एलामिया के जो नुकात हैं ना वो आपके सामने रखती हूँ। जिसके मुताबिक शिफा इंटरनेशनल के 2 डॉक्टर्स ने इमरान खान की आंखों का मुआयना किया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अच्छा, फिर ये कहा गया कि इमरान खान की आंखों के हवाले से शिफा के डॉक्टर्स की तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ परखा गया, जिसके बाद पिम्स के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी, जिसके बाद तमाम मंदरजात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जारी नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पिम्स एलामिया में इमरान खान की फिटनेस पर कोई तबसरा नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि फिर वजीर इत्तलात ने किस बुनियाद पर अपने ट्वीट में इमरान खान को सेहतमंद करार दिया। देखिए, यकीनन वज़ीर इत्तलात ने पिम्स इंतज़ामिया से पूछ कर ही ये कहा होगा ना, लेकिन जो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पिम्स इंतज़ामिया ने अपने एलामिये में शामिल नहीं की, तो भाई वो बात वज़ीर इत्तलात ने कैसे ट्वीट कर ली और फिर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। अच्छा, अब ज़रा आ जाएं आप बारीक वारदात पर। तो पिम्स एलामिये के मुताबिक शिफा के डॉक्टर्स को सिर्फ आंखों के मुआयने में शामिल किया गया। अच्छा, इस हवाले से वैसे भी डॉक्टर उज़मा जो कि इमरान खान की बहन हैं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता चुकी हैं कि इमरान खान अपनी आंखों के इलाज पर वो मुतमईन थे और उन्होंने इस ज़िम्न में डॉक्टर आरिफ जो हैं उनकी तारीफ भी की। लेकिन इस मसले में जिसके लिए शिफा के डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, भाई वो तो ये ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और हार्ट के इश्यूज थे ना। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सिर्फ पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को इन्वॉल्व किया गया। तो इस हवाले से फिर सवाल तो उठता है कि ये इंडिपेंडेंट बोर्ड ये बनाने का क्या मकसद था, अगर दीगर इश्यूज वो भाई सरकारी डॉक्टर्स नहीं देखने थे, तो फिर क्या शिफा इंटरनेशनल का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया। लिहाजा अब हार्ट और जो दीगर इश्यूज़ पर भी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी ना, वो मुकम्मल तौर पे सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से होगी। इसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी कहीं कोई इनपुट शामिल नहीं होगी। लिहाजा फिर क्या ख्याल है आपका कि ये इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाने का मकसद फिर ये फौत नहीं हो गया?
अच्छा, अब देखें, ये एक अहम नुक्ता है जो कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हुकूमती तावीलात की ज़रा बात करते हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं ज़रा वुज़रा को सुन रही थी जिनका कहना ये था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करना था और इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल लेकर ही जाना था, लेकिन कुछ व्लॉगर्स और चंद कारकुन वहां पर जमा हो गए, लिहाजा जेल से रवाना होते वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए शिफा जाने का प्लान वो कैंसिल किया गया। अब आप जरा अंदाजा करें कि चंद दर्जन लोगों की मौजूदगी की वजह से हुकूमत सिक्योरिटी मुहैया करने से ही कासर थी, लिहाजा इसी शिफा हॉस्पिटल से ये अभी चंद 100 गज के फासले पर, आपको याद है कि ये अभी 14 अगस्त को मुल्क की टॉप सियासी और अस्करी लीडरशिप ने खुले आसमान तले एक मैराथन प्रोग्राम किया जिसमें गैर मुल्की जो मेहमान थे वो भी शामिल थे। तो जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नहीं था और इस वेन्यू से चंद 100 गज के फासले पर शिफा इंटरनेशनल के सामने इनको सिक्योरिटी का मसला था। अब इससे ज़्यादा कोई मज़ा का खेज जवाब वैसे हो सकता है? अच्छा, ये जवाब पेश करने वाले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को जब मीडिया ने कन्फ्रंट किया ना, तो ये कहकर फिर उन्होंने अपनी जान छुड़ाई कि भाई फैसला तो सिक्योरिटी इदारों का था। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीनियर सहाफ़ी है ना हामिद मीर साहब, उनकी खबर के मुताबिक उन्होंने इस इशू पर मीडिया में हुकूमती नुमाइंदगी करने वाले एक वज़ीर से ऑफ द रिकॉर्ड ये पूछा, तो उस वज़ीर मौसूफ ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर इस फैसले का मलबा डाल दिया। अच्छा, फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब मैंने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो उनका कहना यह था कि इस फैसले से भाई हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था। तो देखें कि अब अगर हुकूमत भी ऑफ द रिकॉर्ड इनकारी है और फिर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठता है कि फिर किसके कहने पे इमरान खान को शिफा मुंतकिल नहीं किया गया। तो इस हवाले से एक और वजीर हैं तलाल चौधरी, जिनका फरमाना था कि हमारी लीडरशिप का ये ज़र्फ नहीं है कि किसी को इंतकाम का निशाना बनाएं। अच्छा जी, अगर आपकी लीडरशिप का ये ज़र्फ नहीं तो फिर बताइए ना कि किसका ये ज़र्फ था? क्योंकि इमरान खान के दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कोर्ट ने लेकिन जो भी फैसले किए उन पे मनोअन अमल किया गया, चाहे वो मेडिकल बोर्ड बनाने का हो या फिर बैरून मुल्क जाने का फैसला हो। लेकिन दूसरी तरफ आप ज़रा तजाद तो देखें कि जो रिव्यू पिटिशन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है ना, उसका बुनियादी नुक्ता यही है कि जेल रूल्स किसी भी कैदी को निजी हॉस्पिटल लेकर जाने की इजाज़त ही नहीं देते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने इस्तदा ये की है कि फैसले को मॉडिफाई किया जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और ख्वाजा आसिफ की ज़रा बात करते हैं, जो आपको पता है ना कि रंगबाजी का तो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर उज़्मा की तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाकर नंबर अपने टांगने की पूरी कोशिश की है। अब मौसूफ ये फरमाते हैं कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल फिट हैं और बहन ने सियासी फ़ायदे के लिए गलत बयानी नहीं की, लेकिन पार्लिमानी पार्टी कौमी असम्बली में मातम कुना है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप सियासी मफाद के लिए रंगबाजी करती है। अब ख्वाजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बातों का कुछ ज़्यादा ही बुरा मना लिया है। लगता है कि रंगबाजी का हक वो सिर्फ अपने पास ही महफूज रखना चाहते हैं। लेकिन खैर, मौसूफ का कहना था कि पीटीआई लीडरशिप इमरान खान के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे करती है जो फिर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लिहाजा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब देखें, वाकई बात तो ये उनकी दुरुस्त है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन हर किसी के पास ये दोनों औसाफ कहाँ होते हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने डॉक्टर उज़्मा का इमरान खान की सेहत के बारे में जो तबसरा था वो तो नोट फरमाया, लेकिन ये बात उन्होंने नोट नहीं की जिसमें डॉक्टर उज़्मा ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया कि ये लोग मुझ पे जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ये मुझे मुर्सी बनाना चाहते हैं। अब ये बात खुद एक विक्टिम कह रहा है, तो क्या वजीर दिफा रंगबाजी छोड़कर इस बात का भी जवाब देंगे? बट ऑन सीरियस नोट, ये लम्हा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, उसके लिए इंतहाई चैलेंजिंग और सोल सर्चिंग का टाइम है। और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की धमकी भी दी है। अब पार्लियामेंट में उनका कहना था कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं मज़ीद आपके साथ इस ऐवान में बैठूं, मैं अपने वोटर को फेस नहीं कर सकता, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, कोई हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है कि हम आपके साथ पार्लियामेंट में ना रहें। अब देखें कि इस बयान से कम अज़ कम फिर एक बात तो वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट में केस का फिक्स होना, हुकूमत का मुज़ाकरात की दावत देना और फिर ऑपोजिशन से रब्ता करना, ये एक
अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था सब, जिसमें हुकूमत की जानिब से बैक स्टबिंग हुई, जिस पर बैरिस्टर गौहर वो रंजीदा हैं। बहरहाल नजम सेठी ने एक बार फिर दावा किया है कि मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अयाज सादिक के दरमियान एक मफाहमती रोड मैप तय था, जिसके मुताबिक चीजें वो आगे बढ़ रही थी। अच्छा, इस बात को लेकर सीनियर सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है और उनका कहना यह है कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप से बात हुई थी, जो अब भी मोहसिन नकवी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या अब इससे ये मतलब लिया जाए कि जो कुछ हुआ उसमें मोहसिन नकवी शामिल नहीं थे? क्योंकि जिस रोज़ इमरान खान को अडियाला से शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना था, उस दिन मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म की खुसूसी 1-on-1 मुलाकात हुई थी। तो क्या इस मुलाकात में ये सब तय हुआ? तो इस हवाले से नजम सेठी ने हुकूमती मनसूबाबंदी से पर्दा उठाया है और इस हवाले से मजीद उनकी तरफ से दो बड़े दावे किए गए हैं। एक ये कि हुकूमत को तवक्को नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में शिफा मुंतकिल करने की बात करेगी, लिहाजा जब फैसला आ गया तो इस पर अमल दरामद ना करने का फैसला हुआ और रिव्यू पिटिशन भी इसी मकसद के लिए डाली गई थी। फिर दूसरा ये कि हुकूमत पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी और ये बातचीत ये आगे बढ़ेगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेगी कि शिफा के बजाय पिम्स का ऑर्डर किया जाए और ज़्यादा चांसेस हैं कि अदालत मान जाएगी। लेकिन अगर अदालत ना भी मानी तो फिर हुकूमत मजबूरन शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर तैयार हो जाएगी। तो अब इस सारी बात में कितनी हकीकत है तो ये तो देखें, फिर वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन नजम सेठी ने यह भी कहा है कि मुस्तकबिल करीब में मोहसिन नकवी बड़ा ऐलान करेंगे और इस हवाले से वो एक ओहदा छोड़ भी सकते हैं। तो भैया पता नहीं कि इससे मुराद वजीर दाखिला का ओहदा है या फिर पीसीबी की सरबराही, क्योंकि वजारत दाखिला छोड़ने का मतलब फिर यही है कि हुकूमत की छुट्टी और वंडर बॉय की एंट्री, यानी कि इंटरिम या फिर नेशनल गवर्नमेंट का कयाम। बहरहाल देखिए, वक्त से पहले इस पर ना कोई कयास आराई नहीं की जा सकती। अलबत्ता सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एज यूजुअल बर वक्त खबर वो फाइल कर दी है, जिसमें एक अहम और बाखबर जराए का हवाला देकर उन्होंने भी नजम सेठी की तरह दो बातें की हैं। एक, इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील का कोई इम्कान नहीं, और दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तिलाफात की रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। अब इस पर कुछ भी कहना देखें ये भी कबल इस वक्त है, लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान खुद भी किसी डील या ढील में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन इस दौरान एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने महकमे दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात कर दी है। अब ये जो फैसला है वो किस ज़रूरत के पेश नज़र किया गया, तो इस हवाले से सिर्फ अमन और अमान की सूरत हाल को ही बुनियाद बनाया गया है। लेकिन समझ में नहीं आती कि भाई पिंडी में अमन और अमान का ख़तरा कैसे पैदा हो गया, क्योंकि आपके इल्म में ही है ना कि अडियाला जेल वो भी रावलपिंडी में वाक़ है। तो क्या इस फैसले के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो भी है, जिसके लिए फिर सुहेल आफरीदी ने अभी गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया था कि 40 लाख लोगों को वो लेकर आएंगे। तो फिर इसे भी देखना होगा और कोई हतमी बात नहीं की जा सकती है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन के महाज पर भी जनाब एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अब गुज़िश्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो क़यादत है उसने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है, जिसमें मुश्तरका ऑपोजिशन बनाने का फ़ैसला हुआ है। लेकिन ये जो इत्तेहाद है ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगा। गो के जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने ये तवक्को ज़ाहिर की है कि आखिरकार सड़कों पर भी सब इकट्ठे होंगे। लेकिन फिर मीडिया इंटरेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान ने फिर खुसूसी तौर पे इसकी वजाहत की कि फ़िलहाल इस इत्तेहाद का दायराकार पार्लियामेंट तक महदूद है। अच्छा, अब इस हवाले से पीर के रोज़ ऑपोजिशन के तमाम पार्लिमानी अरकान का इजलास बुलाया गया है। अब क्या ये PDM की तरह का इत्तेहाद होगा जो कि इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस बना था, तो ये कहना भी कबल इस वक्त होगा। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान का कहना यह है कि वज़ीर आज़म बातचीत की बात करते हैं, कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। अब मौलाना का इशारा किस तरफ था, तो भाई ये भी समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि मौलाना का मजीद कहना था कि नए सूबों की बातें की जा रही हैं, किस उम्मीद पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, आग लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि आओ घर तकसीम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आग हो और सूबे बने। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम फरीकैन ने सूबों के क़याम की मुखालफत कर दी है। लिहाजा जो बात हो रही थी ना कि सूबों के मसले पर हुकूमत के साथ ताउन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपना रास्ता बना सकती है, तो फ़िलहाल देखें इस इम्कान को हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है
वो रद्द करती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपोजिशन के करीब आ सकती है? तो इस पर तज्जियाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनका कहना यह है कि आसिफ अली ज़रदारी ने सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए बिलावल भुट्टो को अपोजिशन के साथ राब्तों की इजाज़त दी है और इसका एक मकसद नए सूबों के मामले पर आने वाला जो प्रेशर है ना उसको भी ज़ाइल करना है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन एक बात जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका ना, वो आप देख भी रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इंतशार और इनमें डिसिप्लिन का फुकदान है। अब गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में इमरान खान की सेहत पर बहस के लिए अपोजिशन लीडर ने जब वक्त लिया तो फिर मिशाल यूसुफजई वो खड़े होकर उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी और जब गिनती हुई तो मतलूबा अरकान ना होने की वजह से जो इजलास है वो पीर तक मुलतवी कर दिया गया, जिस पर फिर जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो बरहम भी हुए। अब देखें ना, कोई मिशाल यूसुफजई से ये पूछे कि भाई बग़ैर मुशावरत के आपने खुद से ये फैसला कैसे किया और क्या इसका नुकसान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज को हुआ या फिर हुकूमत को? लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको अपनी अदाओं पर भी गौर तो करना चाहिए। बहरहाल अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ हुकूमती इदारों की बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे वो मज़ीद बढ़ा दिए हैं, जबकि इससे पहले होने वाले इजाफे की वजह से जो हफ्तावार महंगाई है ना वो भी मज़ीद बढ़ गई है। और इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 23 ज़रूरी अशिया की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, जिनमें प्याज, चिकन, दालें, लहसुन और चाय शामिल है। अच्छा, अब एक तरफ अवाम पर बोझ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम डीलर्स पर नवाजिशात जारी हैं। अब हुकूमत ने डीलर्स के मार्जिन में 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है, जिससे पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मुनाफा बढ़ के 10 रुपये फी लीटर हो गया है। अब ये इसलिए किया गया है कि डीलर्स ने हड़ताल की धमकी जो दे दी थी, जिसकी ब्लैकमेलिंग में आके फिर हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा। तो भाई क्या आवाम को भी लेवी के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ेगा? क्योंकि हुकूमत के कान पर अब तक जूं तक नहीं रेंगी है। जबकि दूसरी तरफ जनाब चीनी की कीमतों में सालाना वारदात का वक्त भी हुआ चाहता है, क्योंकि हुकूमत ने क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले 1,08,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो चीनी है ये गुज़िश्ता साल रिपोर्ट की गई थी और हुआ ये कि हुकूमत ने कोई 8 लाख टन के करीब चीनी एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से जो मकामी मार्केट है वहाँ पे किल्लत पैदा हुई और कीमतें वो फिर बढ़ गईं। अच्छा, इसके बाद फिर कीमतें नीचे लाने के लिए 3 लाख टन चीनी इंपोर्ट की और इस पर 53% टैक्स भी माफ़ किया। अच्छा, अब इसमें जो स्टॉक बचा है ना उसको दोबारा इंपोर्ट किया जा रहा है, जिससे खदशा पैदा हो गया है कि जो मकामी सप्लाई है वो कम होगी और कीमतें वो फिर बढ़ सकती हैं। अब ये वारदात ये तो कई दिहाइयों से जारी है और हर साल तवातुर के साथ डाली जाती है, लेकिन मजाल है कि किसी को इसकी ज़र्रा बराबर भी परवाह हो। खैर, आखिर में ज़रा कुछ जिक्र जो है वो कौमी क्रिकेट टीम का करते हैं, जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में पस्तियों की इंतहाओं को छू रही है। अब गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2.5 दिन के अंदर अंदर टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया है, जहां पे लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान की टीम 2 इनिंग्स खेलकर भी इंग्लैंड की 1 इनिंग्स के बराबर स्कोर नहीं कर सकी है और 1 इनिंग और 103 रन के मार्जिन से इन्होंने शिकस्त खाई है, जिस पर इंग्लैंड में शोर बरपा है कि भाई ये किस लेवल की टीम को इंग्लैंड बुलाया गया है, जिसका लेवल वो एक क्लब की टीम के बराबर का भी नहीं है। तो इस हवाले से कौमी टीम के खिलाड़ियों पर इस वक्त बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि इनके पास ना तो कोई टेक्निक है और ना ही कोई स्किल्स का लेवल। फिर नतीजा ये कि हार पर हार। बरतानवी प्रेस के मुताबिक गुज़िश्ता 50 सालों में ये पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम है, लेकिन इसमें टीम के खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड का है, जिस पर इल्ज़ाम लगता है कि सिफारिशी और रेलू कट्टे सेलेक्ट करते हैं। अब देखें, जब से मोहसिन नकवी ने चार्ज संभाला है, हर फॉर्मेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आकिब जावेद, वहाब रियाज, मिसबा उल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक, भाई ये लोग तो जोंक की तरह ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चिमटे हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड में ओहदों को
इन साबिक खिलाड़ियों ने तो लगता यही है कि म्यूजिकल चेयर बनाया हुआ है। इनके होते हुए दर्जनों खिलाड़ी आपने देखा कि आए और चले गए, लेकिन भाई इनको कोई नहीं हिला सका, और ना इनको खुद इतनी अखलाकी जुर्रत हुई है कि अपनी जिम्मेदारी का ये कुछ एहसास कर सकें कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की जान ही छोड़ दें। लेकिन इन सब से जो बड़ी जिम्मेदारी है वो तो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी उनकी है ना, जिनके पास क्रिकेट को देने के लिए वक्त ही नहीं है। अब आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें कि जो शख्स बैक वक्त वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा और वंडर बॉय बना हुआ हो, वो क्रिकेट के लिए फिर कैसे वक्त निकाल सकता है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।